लेकिन वो मुल्क या तो बिल्कुल ही तरक्की पजीर मुमालिक हैं, जहाँ पर आप कोई बात नहीं कर सकते और एक बेइख्तियार चीफ जस्टिस है। ऐसा चीफ जस्टिस होने से और सुप्रीम कोर्ट के जज होने में क्या फ़र्क है अदर देन द। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं, सीनियर कानूनदान हैं और न सिर्फ कराची की और पाकिस्तान की अदालतों में प्रैक्टिस करते हैं बल्कि सियासत के ऊपर भी इनकी गहरी नजर होती है। आज न सिर्फ अदालती अमूर पर इनसे बात करेंगे बल्कि सियासी मामला पर भी इनसे गुफ्तगू होगी। बैरिस्टर ताहिर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है जब इंसाफ के लिए लोग मारे मारे फिरे हों तो उनको सबसे ज्यादा यकीन होता है कि पाकिस्तान की अदालतें उनको इंसाफ फराहम करेंगी। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ इख्तियारात की जंग जो है अदालतों में पहुंच चुकी है बल्कि अब जजेस जो है दस्तगीरबान है। तो क्या वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस और इसी तरह लोअर जुडिशरी के जजेस में भी आपस में लड़ाइयां, इख्तिलाफात और इख्तियारात की जंग है, तो क्या वजह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा-सा इसको मॉडिफ़ाई ऐसे कर दूँ कि 26 तरमीम से पहले और बाद हमारी सुपीरियर कोर्ट्स ही हैं, जो चीज़ों को जो है वो ठीक तरीके से लेके चलती हैं। आज मिसाल के तौर पर एक केस मेरे पास था जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने था और उसमें एक खातून को फ्राइडे वाले दिन वो पढ़ाई करने जा रही थी बरतानिया। पूरी दुनिया में मोरक्को हो गया, ओमान हो गया, वो अपने बच्चों को फीसें देते हैं। वो कहते हैं तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो हम आपको फीस देते हैं, आप जाएं और पढ़ें। रियासत फीस देती है। शायद साहब, मैं आपको ये बड़ा यानी कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, यहाँ पर एक बच्ची जा रही है, उसको ऑफलोड कर दिया। और पता है आपको क्यों किया? उसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ इस वजह से कि उसके कोई रिश्तेदार हैं जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और उस वजह से उस बेचारी को ऑफलोड कर दिया। तो उसका 2 साल उसके जाया हो सकते हैं। तो आज उन्होंने नोटिस किया, फ्राइडे के लिए रखा है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसका नाम जो है निकल जाएगा क्योंकि देयर इज नो मटेरियल अगेंस्ट हिम। लेकिन शायद साहब, इस बात को आप देखिए कि अगर ये हाई कोर्ट ना हो तो फिर ये लोगों के साथ क्या करें? ये तो लोगों को स्लॉटर कर दें। ये मैं मतलब बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अब इनका बस चले तो ये तो वैसे ही सजाए मौतें देते फिरे थानों के अंदर लोगों को। ये तो शुक्र है कि एक सिस्टम गोरा यहाँ पे बना गया अदालतों का और वो अभी तक चल रहा है और उसके अंदर कुछ इंडिपेंडेंट लोग बैठे हुए हैं जिसके वजह से चीजें चल रही हैं। तो जाहिर है अटैक फिर इन्होंने अदालतों को ही करना था और उनको अटैक इस तरह से किया कि अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए अपनी मर्जी के जजेस को चूज किया जाए और वो बड़ी हद तक जो है वो इसके अंदर कामयाब भी हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कामयाब नहीं हुए। अब शायद साहब, अगर आप देखें कि वो जो कस्टम एक्ट का हमारे दोस्त बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब जो मुकदमा लेके गए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया। उन्होंने कहा नहीं जी, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जाएगा, यही चलेगा। और उन्होंने एक जजमेंट भी वहां पे साइड की जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर मौजूद है कि जब भी किसी अदालत की जुरिसडिक्शन चैलेंज होती है तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस सबसे पहले वो अदालत उस जुरिसडिक्शन को डिसाइड करती है। और आप माशाल्लाह बड़े पुराने कोर्ट रिपोर्टर हैं, आपको इस बात का पता है कि सिविल सूट्स में 711 की एप्लीकेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस में मेंटेनेबिलिटी सबसे पहले आर्ग्यू होती है और उसको जाहिर है फिर अब रेगुलर बेंच ने देखना था हमारी जुरिसडिक्शन है या नहीं। उस घबराहट में बहुत से लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए और वो जो बड़े बने हुए थे कि हमें तो पता ही नहीं है, हम तो मजबूरी में ओहदे लेके बैठे हैं, हमें तो पता ही नहीं है जी कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम ना इस साइड के हैं ना उस साइड के हैं। उन्होंने एक मेंबर के बगैर ही कमेटी का इजलास बुलाया और पहले अकील अब्बासी साहब को बेंच में डाल दिया क्योंकि उनकी जजमेंट है वो निकल जाए। उसके बाद जब बेंच ने ऑर्डर किया कि इसको दोबारा लगाएं तो कमेटी दोबारा बैठ गई और उन्होंने कहा नहीं जी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने लगाएं। एक जुडिशियल ऑर्डर को उस कमेटी ने कैसे सेट असाइड कर दिया, किस तरह से उसको मॉडिफाई कर दिया, ये कौन से दुनिया के अदालती निजाम में होता है? अगर हुकूमत करे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, शायद साहब अगर आप करें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हम करें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और अगर ये कमेटी खुद करे तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो रेगुलर बेंच की जो पोजीशन है वो बड़ी कैटेगोरिकली मैं इस बात को कह रहा हूं कि वो जस्टिफाइड है in constitutional theory, in jurisprudential theory, in legal theory।
अलबत्ता अब ज़ाहिर है कुछ लोगों के ओहदे जब नज़र आते हैं कि ये प्रॉब्लम में आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, जो सुपर चीफ जस्टिस हैं, जो वैसे तो ज़ाहिर है उन्होंने किसी बेंच का इस तरह से तो सरबराह नहीं बनना था, जिस तरह वो बने हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में उनको बचाने के लिए अपने आप को बचाने के लिए, और यहिया अफरीदी साहब पे मैं बड़ा सरप्राइज़्ड हूँ, बहुत सरप्राइज़्ड हूँ, क्योंकि मैं तो उनके करियर को फ़ॉलो करता रहा हूँ, हम सबका ये ख़्याल था कि बड़े इंटेग्रिटी वाले जज हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने चीफ नहीं बनना था। चलें, अमीनुद्दीन खान साहब की तो बात समझ आती है कि उन्होंने चीफ नहीं बनना था, तो उन्होंने कहा चलो और कुछ नहीं तो मैं हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन जाता हूँ, और वो अपने नाम के साथ सीनियर जज लिखते हैं ऑर्डर्स के ऊपर। लेकिन ये जो यहिया अफरीदी साहब है, इन्होंने तो बनना था, तो इनके पास तो एक तारीखी मौका था। एक तो ये नंबर 1 पाकिस्तान की तारीख में 2 दफा चीफ जस्टिस बनते, नंबर 2 ये हमेशा के लिए अदालती तारीख में हीरो बन जाते, जस्टिस दोराब पटेल और जस्टिस कॉर्नेलियस और जस्टिस इफ्तिखार हुसैन चौधरी की तरह के ये सामने खड़े हुए थे, और जो मंसूर अली शाह साहब हीरो बने, ये दूसरा ये हीरो बन जाते हैं हिस्टोरिकली। अब ये विलन बन गए हैं। जब भी आईनी किताबें लिखी जाएंगी, तारीख पे किताबें लिखी जाएंगी, तो लोग लिखेंगे कि इनसे 2 साल 3 साल वेट नहीं हुआ चीफ बनने के लिए। और नंबर 3, इनका वैसे भी तो नुकसान हुआ कि 3 साल बाद ये वैसे भी नॉट ओनली एज चीफ जस्टिस, जज भी ये रिटायर हो जाएंगे, और एक बेख्तियार चीफ जस्टिस हैं। ऐसा चीफ जस्टिस होने से और सुप्रीम कोर्ट के जज होने में क्या फर्क है, अदर देन द फैक्ट कि आपके नाम के साथ चीफ लग गया है। बिल्कुल ही बेख्तियार चीफ जस्टिस है ना, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी नहीं डाला, और उनकी चलती भी नहीं है जुडिशियल कमीशन के अंदर। तो ये सारी चीजें देखते हुए मेरे ख्याल में तो अदलिया का ये जो एक इस्टेब्लिशमेंट ने, मैं खुल के बात करूंगा, आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने, आपके फौजियों ने जिस तरह से एक दरार डालने की कोशिश की है, वो दरार डालने में बिल्कुल कामयाब हो गए। और उसमें हमारे अपने जजेस की गलती है कि उन्होंने छोटे छोटे फायदों के लिए ये अपना ओथ जो है वो भूल के बैठ गए हैं। लेकिन आई एम रूटिंग शायद साहब फॉर दी रेगुलर बेंच, और मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट को इकट्ठे होकर बैठना पड़ेगा। और जिस तरह पहले एक दफा सजाद अली शाह से सुप्रीम कोर्ट बचाई थी, उसके बाद अब्दुल हमीद डोगर से सुप्रीम कोर्ट बचाई थी, इनको अमीनुद्दीन खान और यहिया अफरीदी साहब से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को बचाना पड़ेगा, वरना तो आगे ये कोई इस जुडिशरी की ना लेजिटिमेसी रह जाएगी, ना इसकी जो है कोई ऑर्डर की कोई वैल्यू रह जाएगी। ये एक सबसर्विएंट अदारा बन जाएगा, जैसे बहुत से मुल्कों में है। लेकिन वो मुल्क या तो बिल्कुल ही तरक्की पजीर मुमालिक हैं जहां पर आप कोई बात नहीं कर सकते, या फिर वो ऐसे मुमालिक हैं कि जहां पे पॉपुलेशन उनकी अपनी 10% है, 5-6-7 लाख की आबादी है, बाकी उनके 1 करोड़ बाहर से लोग आते हैं। यूएई की मैं मिसाल आपको दे रहा हूं कि वो कोई 8-9-10 लाख की आबादी है अपनी, बाकी 1 करोड़ पाकिस्तानी है, और जो है वो इंडियंस हैं और बांग्लादेशी हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है जी, ये जुडिशियल निजाम बस हमारा ही चलेगा। तो वो गुलिस्तान जौहर जितना साइज का मुल्क तो ऐसे जुडिशियल निजाम के साथ चल सकता है, शायद साहब 25 करोड़ का मुल्क वो इस तरह से नहीं चल सकता। तो ये मेरे ख्याल में इस मसले को अब हल करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट को बैठकर ये फैसला करना पड़ेगा कि कम वक्त में 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अल्ट्रा वायरस करार देना पड़ेगा। साहब, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की आवाम समझती है कि हमें अदलिया में लड़ाई, हुकूमत की लड़ाई, पौधों की बंदर बांट, इख्तियारात की बंदर बांट, उससे हमारे क्या लेना देना। हमें तो जरूरत है महंगाई खत्म की जाए, रोजगार दिया जाए, हालात कंट्रोल में किए जाए। अदलिया में क्या चल रहा है, अवाम का क्या लेना देना, लोग ये भी तो सवाल करते हैं। देखिए, ये एक बड़ा फिलिस्टाइन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन होगा शायद साहब। उसकी वजह ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि अदलिया के जो है वो इंडिपेंडेंट होने या ना होने से मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जिस तरह से मैं आपको कह रहा था कि ये जिस तरह से इनको उतारा गया जहाज के अंदर से, और उसके बाद जो है वो अगर कोई अब रिप्रोच रहता है तो वो अदलिया ही है ना। इस तरह हमने कई केसेस देखे हैं कि जहां पे बंदा कहीं नहीं जा सकता, वो अदलिया के पास जाता है। बच्चे के स्कूल के एडमिशन से लेकर शायद साहब और इस मुल्क के अंदर नौकरी लेने तक सारे कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन अदलिया करा रही है। वरना ये जो आपने सिंध में सिस्टम बनाया हुआ है शायद साहब, आप मुझे बताएं, ये हमारी जेब में कोई 1 रुपया किसी तरह से जो है वो छोड़ेंगे?
अदरवाइज देन द फैक्ट कि एक आजाद अदलिया जो है वो मौजूद ना हो। मैं माजरत चाहता हूँ, वो स्क्रीन पे जरा मुझे वो कॉल करनी पड़ी। लेकिन अगर आम बंदे का ताल्लुक, इकोनॉमी का ताल्लुक एक आजाद अदलिया से जुड़ा हुआ है, अगर आजाद अदलिया नहीं होगी आपके पास कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा। फॉरेन इन्वेस्टर छोड़िए, आपके मुल्क के अपने लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे। वो वैसे ही सिचुएशन ये हुई हुई है, क्योंकि जो आपके इदारों का हाल है आपने देखा है कि हर तरह की करप्शन है, हर तरह की बेईमानी है, इन्वेस्टर वैसे ही भाग रहा है। अगर आजाद अदलिया भी ना हुई तो यहाँ पे पाकिस्तान में पीछे बचेगा क्या? तो ये आम बंदे को इस बात को समझना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि जो हालिया दिनों में जो परेशानी है वो 26वीं आईनी तरमीम है, उस हवाले से केस पेंडिंग है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से भी केस फाइल किया गया है और उसकी समाअत भी हुई, नोटिस जारी किए गए। 26वीं तरमीम किस तरह मंजूर कराई गई, उसमें जिन लोगों ने एक्सपोज किया सेनेटर्स को भी फरीक बनाया गया था, उनको भी नोटिस जारी हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है केस, इसका चूंकि एक अशरफ महमूद साहब एडवोकेट है, उनके आप वकील हैं, अब केस की पैरवी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट के अंदर इतनी तप्पड़ है कि 26वीं तरमीम को कलअदम करार दे और उसके बाद फिर हुकूमत के सारे फैसले रिवर्स हो जाए, अदालतों के मामला सारे रिवर्स हो जाए? देखिए शाहिद साहब, हुआ इस तरह से था कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटिशंस फाइल हो रही थी जो कि आज तक टेकअप नहीं हुई, लेकिन टेकअप नहीं हो पा रही थी। तो मैंने ये समझा, सोचा कि देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के केस में ये कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखा जा सकता है, और आर्टिकल 184(3) कहता ये है कि पावर सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 199 वाली है, विदाउट प्रेजुडिस टू दैट। तो जाहिर है 199 में भी फिर इसको देखा जा सकता है। तो मैं ये जब डिस्कशन कर रहा था तो वहां पे मैं एक मेंबर सिंध बार काउंसिल के थे और ये प्रेसिडेंट थे मलीर बार एसोसिएशन के, और उन्होंने कहा कि हम चैलेंज करना चाहते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहते थे। तो मैंने उनको एडवाइस किया कि आप सुप्रीम कोर्ट को छोड़िए, हम इसको हाई कोर्ट में करते हैं, और फिर मैंने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। और पूरे मुल्क में आपको पता है सबसे पहले यहाँ सिंध हाई कोर्ट से ही जो है वो नोटिस भी फेडरेशन को जारी हुए, लेकिन फेडरेशन डिली डैलिंग कर रही है और अभी तक जवाब जमा नहीं करवा रही, जिसकी वजह से हमने फिर एक सस्पेंशन की एप्लीकेशन भी लगाई थी। वो सस्पेंशन की एप्लीकेशन अलबत्ता कल डिसमिस हो गई, और हमें इस चीज का आइडिया भी था कि ये डिसमिस भी हो सकती है, बल्कि ज्यादा चांसेस यही थे क्योंकि जाहिर है कानूनी तरमीम को सस्पेंड तो नहीं किया जा सकता जब तक उसको पूरी तौर पर सुन ना लिया जाए। लेकिन हमने वो एप्लीकेशन लगाई क्योंकि हम इस बात को समझते थे कि जो कुछ इस मुल्क में जुडिशरी के साथ हो रहा है वो रुक जाना चाहिए। और फिलहाल ये देखिए ना कि इस वक्त जो जजेस आ रहे हैं, मैं किसी की इंटेग्रिटी या किसी की कॉम्पिटेंस पे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन उसमें चंद वकला ऐसे भी हैं, शायद साहब आप भी जानते हैं, जो सिर्फ नारे लगाने वाले वकला हैं। उन्होंने कभी कोर्ट में, कभी मैंने तो नहीं देखा, अगर आपने मेरे साथ किसी केस में भी नहीं आए, अगर आपने देखा है तो आप बता दीजिएगा कि हाँ जी वो उस कोर्ट में एक दिन आर्ग्यू कर रहे थे। मैंने उन्हें एक दफा नहीं देखा। उनमें से एक साहब ऐसे भी हैं, हम दादा भाई में मूड कोर्ट कर बैठे, तो मैंने कहा कि देखें जी, एक सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जजमेंट्स आती हैं, तो वो बच्चों आप जरूर पढ़ा करें। मैं भी उनको पढ़ता हूँ और रोज मैं सर्च करता हूँ, देखता हूँ, मेरा आधा पौना घंटा उस चीज का होता है। तो उन्होंने कहा कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं, पढ़ने से थोड़ी वकालत आती है, वकालत कोर्टों में बैठने से आती है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, लेकिन अब वो भी ही इज बीइंग कंसिडर्ड फॉर हाई कोर्ट जज एज वेल। फिर कोई चेयरमैन सेनेट हैं तो उनके पार्टनर हैं, कोई मेयर कराची हैं तो उनके पार्टनर हैं, जो अदरवाइज अच्छे कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन असल पर्पस तो हमें समझ आ रहा है कि वो यहाँ पर एक सिस्टम बिठाना चाहते हैं। वो सिस्टम जो कराची में एसबीसीए में भी चलता है, वो सिस्टम जो टाउन्स में भी चलता है, वो सिस्टम जो केडीए में भी चलता है, केएमसी में भी चलता है, लोकल गवर्नमेंट में भी चलता है। आप सारी चीजों से शायद साहब वाकिफ हैं। वही सिस्टम हाई कोर्ट में भी चलेगा। और शायद साहब मैं आपको बताऊंगा कि बेल चाहिए तो 10 लाख रुपए दे दें, तो बेल का ऑर्डर मैं लिख के दे दूंगा तो वो आ जाएगा। और किसी की बिल्डिंग गिरानी है तो आप 25 लाख रुपए दे दें तो मैं बिल्डिंग गिरा देता हूं। वही जो एसबीसीए में हम असिस्टेंट डायरेक्टर से कर रहे होते हैं, वो हाईकोर्ट के जजेस से कर रहे होंगे। तो जाहिर है ये इस चीज को देखते हुए हमने फिर फौरी तौर पर सस्पेंशन की डाली, लेकिन अलबत्ता वो डिसमिस हो गई। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि हो सकता है कि इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट केस टेकअप हो, इसकी वायरिस जो है वो सिंध हाईकोर्ट डिसाइड कर दे। और मैं ये समझता हूं फॉर द मोस्ट पार्ट कि चूंकि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर तो उन्होंने हमें सुन लिया और हमने कन्विंस भी कर लिया, पीछे अब रह गई है उसकी वैलिडिटी। और वैलिडिटी ये है कि क्या ये आईन के बेसिक स्ट्रक्चर से मुतसादिम है या नहीं।
तो वो मेरे ख्याल में आप किसी भी इंडिपेंडेंट वकील से राय ले लीजिए, जो इस वक़्त हाई कोर्ट का जज बनने की तैयारी नहीं कर रहा या अदरवाइज़ उसको कोई हुकूमती ओहदा नहीं मिला हुआ, तो किसी भी इंडिपेंडेंट वकील से आप पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा कि बेसिक स्ट्रक्चर टोटली ट्रैम्पल कर दिया गया है। ये कैसे हो सकता है कि वो अटॉर्नी जनरल जो हुकूमत की तरफ से एज़ अ लिटिगेंट अदालतों में पेश हो रहा है, वो एडवोकेट जनरल जो हुकूमत की तरफ से अदालतों में पेश हो रहा है, वो लॉ मिनिस्टर जो हुकूमती कानूनी एडवाइजर है, वो बैठकर ये फैसले करें कि कौन से जज हुकूमत के केस सुनेंगे। पीछे क्या बच गया फिर? खत्म हो गई कहानी तो सारी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का क्वेश्चन मार्क नहीं हटेगा, तब तक ये जुडिशरी की लेजिटिमेसी क्लाउडी रहेगी। और मुझे इस इदारे से बहुत प्यार है। मैंने यहाँ से शाहिद साहब इज्जत भी कमाई है, आप जैसे भाइयों ने बहुत इज्जत भी दी है, मैंने यहाँ से अपना रिस्क भी कमाया है। तो मैं इस इदारे को अपनी आंखों के सामने तबाह होते हुए नहीं देख सकता, और इस वजह से मैं जो मेरे से हो सका, मैं ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो है वो उस हद तक जाऊंगा। ताहिर साहब, जब अदलिया की या मुल्क में जो भी पॉलिटिकल उतार चढ़ाव होता है, तो वुकला तहरीक बड़ी एक्टिव होती है और मुख्तलिफ जो बार कौंसल है, बार एसोसिएशन है, वो मुतारिक होती है, जलसे जुलूस एहतजाज होते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं। लेकिन अब की बार जो 2022 के बाद से हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मफलूज हो चुकी है, जिस तरह अदलिया मफलूज है, तो इसी तरह बार कौंसल, बार एसोसिएशन भी मफलूज है। तो ये क्या वजह है? अगर इस तरह की एक्टिविटी होती, तहरीक एक्टिव होती, वुकला आपको एक्टिव नजर आते, सड़कों पर निकले होते, तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल काम नहीं था कि 26वीं आईनी तरमीम वापस हो जाती। देखिए शाहिद साहब, मैं ये समझता हूं कि जो यंग वकील हैं, यंग वुकला हैं, उनका आप व्यू पॉइंट ले लीजिए, आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा, बात पता लग जाएगी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इस बात को रियलाइज कर चुकी थी कि अगर अदालतें जो हैं वो लास्ट बेस्टियन हैं जस्टिस का, और अदालतों के पीछे खड़ी हो जाती हैं बार्स, जिसकी वजह से उनमें हिम्मत आ जाती है। तो अगर आपने अदालतों की ताकत तोड़नी है तो आपने बार्स को तोड़ना है, और बार्स को तोड़ने के लिए उन्होंने बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस को नियरली टेक ओवर कर लिया। वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अलावा कोई बात नहीं होती थी, आपने उसको कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया। वो जो बगैर किसी पॉलिटिकल एजेंडा के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे यकीन रखती थी, इस वक्त वो एक शख्सियत परस्ती के अंदर आपके सामने मौजूद है कि वो परी हुई है। और जो है वो आपने देखा कि जिस दिन इलेक्शन का दिन था, उस दिन 2-4 लोगों ने वहां पे हाई कोर्ट के अंदर शराब पी, और वहां पर फिर वो उस गाने लगा दिए जिसके अंदर जी के वो बेसिकली फौजी लीडरशिप जो है उसके गाने तेज आवाज में लगा दिए। तो वो जो बार की जो बेसिकली जो स्ट्रेंथ थी वो उन्होंने रियलाइज कर ली थी। कई जगहों पे वो टेक ओवर नहीं कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध में उन्होंने इसको टेक ओवर करने में बड़ा जो है तरीके से कर लिया। उसकी एक खास वजह ये भी है कि जो आपकी जो सूबाई हुकूमत थी वो भी साथ इन्वॉल्व थी, उसके साथ आपने मिलके सारा कुछ किया है। और इसके अंदर ऐसा ऐसा मेंबर आ गया है जो जाहिर है कुछ लोगों ने सूट में चैलेंज किया है, होप कि वो हो जाए। सिंध हाई कोर्ट बार तो ये रूल्स तो ये कहते हैं कि आप 5 साल से पहले हाई कोर्ट की प्रैक्टिस से पहले आप मेंबर नहीं बन सकते। उसमें भी आपने दिखाना होता है भाई मैं इतने केसेस में अपेयर हुआ हूँ, ये मेरी ऑर्डर शीट्स हैं, वो कमेटी में जाती है, कमेटी देखती है कि आर यू अ रेगुलर प्रैक्टिशनर और नॉट, और उसके बाद आप करते हैं। यहाँ पर तो आपने जो है वो पीपल्स पार्टी का जो बडेरा है, उसने अपने 4 बंदे वहां लॉ कॉलेज से पढ़वा के एलएलबी की एक डिग्री लेके, जिनको अलिफ बे ते का नहीं पता, वो यहाँ पे उन्होंने भेज दिए हैं और वो सिंध हाई कोर्ट बार के अंदर इनरोल हो गए हैं, और वो वोटर भी है, वो नारे भी मारता है। तो वो बार्स को तो कंप्लीटली वो टेक ओवर कर चुके हैं शायद साहब। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिसिंग वुकला को एक साइड पे रख लें और ये नॉन प्रैक्टिसिंग वुकला को एक तरफ रख लें, तो आपको क्लियर कट डिमार्केशन नजर आ जाएगी कि एक तरफ जो है वो सियासी जमात के लोग हैं और एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, और दूसरी तरफ जो प्रोफेशनल वकील है वो इस चीज से इंडिपेंडेंट होके कि मैं किस सियासी जमात से ताल्लुक रखता हूं, और नहीं मैं भी पीटीआई से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मैं उससे इंडिपेंडेंट होके कल को अगर पीटीआई इस आईन के ऊपर, इस अदलिया के ऊपर हमला करेगी तो मैं कहूंगा कि भाई ये आप नहीं कर सकते, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं। तो वो जो हमारे पीपल्स पार्टी के और नून लीग के भी इंडिपेंडेंट वकील हैं, वो आप देख लीजिए, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। वो तो कहते हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो गलत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अनफॉर्चुनेटली शायद साहब पूरी तरह से टेक ओवर हो चुकी है।
बड़ा अफसोसनाक खबर है, क्योंकि आगे बात आपसे ये भी करनी है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, साबिक वजीर आजम, उनको 14 साल सजा हुई है। आज तक नैब की तारीख में चाहे कितने ही करप्शन के इल्जाम क्यों ना हो, क्या किसी आम आदमी को, किसी आम अफसर को, किसी प्राइम मिनिस्टर को इस किस्म की सजा हुई है जिस तरह इमरान खान को हुई है? नहीं, नॉट टू माय मेमोरी शायद साहब, नॉट टू माय मेमोरी, मुझे तो याद नहीं पड़ता। और फिर जजमेंट मैंने पढ़ी है, उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है, मैंने उस जजमेंट में 50 गलतियां निकाली हैं शायद साहब। किसी दिन वो मैं लेके बैठ जाऊंगा कागज साथ आपके साथ ही, तो वो मैं आपको 50 गलतियां उसके अंदर बताऊंगा। लेकिन अगर आप उसका ऑपरेटिव पार्ट ही पढ़ लीजिए ना, जो ऑपरेटिव पार्ट है जिसके ऊपर जाहिर है बाकी चीजें तो बंदा छोड़ देता है, ऑपरेटिव पार्ट तो पढ़ता है ना, सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़ लीजिए, तो उसके अंदर स्पेलिंग और ग्रामर की इतनी गलतियां हैं कि क्रेडिबिलिटी को क्रेडिएबिलिटी लिखा हुआ है। और इतनी गलतियां हैं, इतनी गलतियां हैं, सिर्फ ऑपरेटिव पैराग्राफ की बात कर रहा हूं कि आप सोच नहीं सकते, इतनी गलतियां हैं। एक्यूज को एक्यूजर लिखा हुआ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कोई जजमेंट तो बड़ी स्ट्रांग नहीं है, मैंने देखी है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स मिसिंग है। जो एनडीए हुआ उसका कोई तस्करा ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है वो एग्जिबिट हुआ या नहीं। भाई एनडीए एग्जिबिट करके किए बगैर आपने कैसे फैसला कर लिया कि उसकी लीगैलिटी या इलीगैलिटी क्या है? नंबर 2, आपने वो जो पर्सनल जो इनरिचमेंट है वो आपने नहीं देखी कि भाई उसका पर्सनल इनरिच कैसे मैं हुआ हूं। नंबर 3, आपने जो बरतानवी कोर्ट का फैसला था, और यहाँ पे मैं सॉरी माजरत के साथ मैं बात कर दूंगा, आपको पता है मैं जरा खुले माइंड का आदमी हूं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन माइंड करता है या नहीं। जो खान साहब के वुकला थे उन्होंने पता नहीं, मैं माजरत के साथ, उन्होंने क्या किया है कि ये तो अहमद नूरानी ने यूट्यूब पे वीडियो डाली है कि जी ये फैसला है वहां पे, कि उन्होंने कहा था कि दिस हैज टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट अकाउंट। तो जब वो पैसा पकड़ रिलीज ही इस बात पे हो रहा है कि उसने उधर जाना है, तो पाकिस्तान में तो उसकी फिर कोई डिसीजन मेकिंग पीछे बचती ही नहीं थी। वो तो सिर्फ ये था कि लेना है तो इधर डाल दो, नहीं लेना तो ना लो। तो वो जाहिर है पाकिस्तान में हमने लेना तो था ना, हमारा पैसा था वापस आ जाए, तो वो हमने वहां पे जो है वो एड्यूस नहीं हुआ। नंबर 4, फिर जिस तरह से ट्रस्ट की इंटरप्रिटेशन हुई है, मैं तो परेशान हूं कि ये ट्रस्ट लॉ शायद उन्होंने, राणा साहब ने, जज साहब जो है राणा साहब ने कभी ट्रस्ट लॉ पढ़ा ही नहीं है, या फिर जानबूझ के बेईमानी की है, या फिर किसी ऐसे बंदे ने वो जजमेंट लिखी है जिसको ये आइडिया नहीं है कि ट्रस्ट लॉ क्या होता है। तो गलतियां ही गलतियां हैं। मैं तो किसी सूरत उस जजमेंट को, आप अच्छी जजमेंट तो छोड़िए, उस जजमेंट के ये एट्रीब्यूट्स ही नहीं है कि आप उसको जजमेंट के, उसकी ये क्वालिटी ही नहीं है कि आप उसको जजमेंट के, हाँ आप उसको ये जरूर कह सकते हैं कि ये एक ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे के तौर पे उसको आप ग्रेड कर दें, बट इट्स नॉट अ जजमेंट। जो नेसेसरी एट्रीब्यूट्स हैं जजमेंट के वो उसके अंदर मौजूद नहीं है। अलकादर यूनिवर्सिटी पंजाब गवर्नमेंट के पास आ गई है और वज़ीर आज़म पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा फरमाती है कि अब न सिर्फ दीनी तालीम होगी बल्कि दुनियावी तालीम भी दी जाएगी बच्चों को। तो आप क्या समझ रहे हैं अलकादर यूनिवर्सिटी की जो एक मुस्तकबिल है, या वहां पर जो पढ़ने वाले होंगे और उनका फ्यूचर ब्राइट होगा पंजाब के मातहत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के बाद पंजाब गवर्नमेंट ही इस मामले को टेक ओवर करेगी? तो देखिए वो तो अक्सर मरियम साहिबा बात करती हैं तो अपने वालिद साहब को क्रिटिसाइज कर रही होती हैं या अपने चाचू को कर रही होती हैं। वो आके कहती हैं कि देखिए जी 75 साल में आज तक आपको ये चीजें क्यों नहीं मिली जो मैं दे रही हूँ। तो भाई 75 साल से बीच में अगर आप 3 साल निकाल दें उस्मान बुज़दार के, तो बाकी पीछे आप लोग ही थे और कौन था। तो आपने फिर क्या करते रहे, आप 2008 से ही चले आगे चल लेते हैं, आप क्या कर रहे थे इतना टाइम। तो इसी तरह वो हुकूमत जो अपने स्कूल प्राइवेटाइज करने को जो है वो मजबूर है इस वक्त, तो जिससे प्राइमरी स्कूल नहीं चलाए जा रहे, जिसकी यूनिवर्सिटी की रेटिंग्स जो हैं वो कम तरीन है। कोई आप मुझे बताइए हुकूमती यूनिवर्सिटी जो टॉप 10 में पाकिस्तान में आती हो, नहीं सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। कोई बंदा जिसके पास वसात हो वो जो है वो आपको सरकारी यूनिवर्सिटी या सरकारी स्कूल में पढ़ाने को अपने बच्चों को तैयार नहीं है। हाँ अगर कोई मजबूरी में पढ़ा रहा है तो वो पढ़ा रहा है, बैलें फंसी हुई हैं स्कूलों के अंदर, लोग अपनी वो पंजाबी में मज कहते हैं, मजे बांध के गए हुए हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, गोस्ट एम्प्लॉयज हैं, और एजुकेशन में आपको पता है मिनिस्ट्री में पैसे ही पैसे हैं। तो हैविंग सीन ऑल दैट, मैं तो कहता हूँ अगर आप इनको हार्वर्ड जैसा इंस्टीट्यूट भी दे दें
तो शरीफ खानदान के किसी भी फर्द को टोटल 30 दिन लगेंगे उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पंजाब गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बनाने में। तो वो कहती हैं कि मैं अल-कादिर यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी चलाऊँगी। भैया आप कैसे चलाएँगी आप? या तो हो ना चलो, खान साहब ने नमल बनाई और 2-4 अदारे बनाए, शौकत खानम बनाए तो चलें, वो तो कोई बंदा कह देता है, हालाँकि मैं उससे भी एग्री नहीं करता। लेकिन कि हुकूमत की तहवील में ले लें, चलें वो कह देते हैं कि भाई मैं करूँगा तो आपने 2-4 अदारे बनाए हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने पंजाब के अलावा और कौन-सा इदारा चलाया है? आप मुझे बताइए। हमें अपनी तारीख से सीखें कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो स्कूल नेशनलाइज़ किए, वो आपको सारे बाद में प्राइवेटाइज़ करने पड़े। वो लोगों की एजुकेशन की इस मुल्क में अगर कमर टूटी, तो वो ये स्कूल नेशनलाइज़ करने की वजह से हुई। आपने तालीम का कट्ठा-चट्ठा खत्म यहाँ पे कर दिया। तो मैं तो बिल्कुल इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में या तो ये बड़ी एक इनोसेंट स्टेटमेंट है या फिर मैलिशियस स्टेटमेंट है। बट दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट इन ट्रुथ, नॉट एट ऑल। हुकूमत की तहवील में देने का मकसद है कि अल-कादिर जो यूनिवर्सिटी है, वो अगर कुछ ना कुछ कर रही थी तो अब वो कुछ भी नहीं करेगी। उधर भी घोस्ट एम्प्लॉइज होंगे, टीचर्स आएंगे नहीं, पैसे ले रहे होंगे, मजे लगे हुए होंगे। वहां पे एक रजिस्ट्रार बिठा देंगे, एक वाइस चांसलर बिठा देंगे, जो कि ऐसी ऐसी मरात लेगा कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मैं आपको मिसाल दूं, वो मैं जब इदारा तबाह करने की बात कर रहा था ना, तो मेरे दिल के जैबुल बड़ा करीब है। मुझे जैबुल याद आ गया। जैबुल में एक वीसी साहब आ गए, राना शमीम, जो नवाज शरीफ साहब की सिफारिश पे यहाँ पे सिंध हुकूमत ने लगा दिए थे वीसी। शायद साहब वो तकरीबन 10-1 लाख रुपए पेंशन भी ले रहे थे, वो गिलगित सुप्रीम अपीलेट कोर्ट की। उसके बाद वो यहाँ पर जो है वो महीने की 45 लाख रुपए तनख्वाह भी ले रहे थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी से 2 नई गाड़ियां भी खरीद ली थी। एक उन्होंने जो जहां यूनिवर्सिटी कुछ नहीं पढ़ाती थी, इस्लामाबाद में उनके एक दोस्त की बिल्डिंग थी, वहां पे कैंप ऑफिस भी रेंट कर लिया था, जिसका पता नहीं 35 के 36 लाख रुपए महीने का रेंट जाता था। और रेनोवेशन जब यहाँ होती थी तो उनके घर पे भी होती थी। एक दिन उनके वो जो बेटे हैं, वो जो एप्पल जूस नहीं ले आए थे गरीदा फारूकी के उसमें, उनका एक दिन दिल किया कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, तो यूनिवर्सिटी ने फौरी तौर पे एक ग्राउंड बुक किया एसकेपीजेड या खियाबाने राहत पे, और स्टूडेंट्स को कहा कि जितनी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं सबको बुला लो, वरना फिर पास फेल तो हमारे हाथ में ही है। तो टिकट यहाँ करवाई गई, वो आए यहाँ पे आकर, उन्होंने ओपन भी किया, टैग भी किया। ये मैं आपको बिल्कुल 100% वेरीफाइड बात बता रहा हूँ। उन्होंने यहाँ ओपन भी किया, बैटिंग भी की, कर कुर के वो यूनिवर्सिटी के खर्चे पे टिकट लेके वो वापस भी चले गए। इट वाज शोन इन द बुक्स एज एन ऑफिशियल ट्रिप। तो ये इस तरह के अगर किसी वहां पे भी कोई वीसी लगा देंगे, उसके भी मजे लग जाएंगे पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर। और क्या होना है शायद साहब, वरना अगर आप कोई देख लीजिए, मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन सी है सबसे बड़ी, वो आगा खान है, प्राइवेट है। बिजनेस की कौन सी है, लम्स है, वो भी प्राइवेट है। आप लॉ में देख लीजिए, सारी प्राइवेट है। तो पीछे मैं आप बताएं ना, गवर्नमेंट को देने में ना तो कोई सेंस है, ना अदरवाइज कोई बात समझ आती है। और मरियम साहिबा के मैं बड़ी अच्छी चलाऊंगी, मैं इस बात से कन्विंस्ड नहीं हूँ। बालवा, ऐसे-ऐसे हकाइक आपने सामने रखे कि दिल खून के आंसू होता है। लोग तो चाहते हैं कि उनको ना सिर्फ रिलीफ मिले, बल्कि उनके जो हकूक हैं, वो हकूक भी उनके दहलीज पर दिए जाएँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुज़ार सकें। चाहे वो अपने एजुकेशन सेक्टर था, अदलिया या हुकूमती जो मामला थे, खुलकर उस पर बात की। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और हमारे जो देखने वाले हैं, उम्मीद है कि उनको भी ये वीडियो पसंद आएगी। अपनी इख्तिलाफ या जो इसके हक में अगर कोई कहना चाहें, अपनी राय का इज़हार करें, तो बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। सर आपका और आप देखने वालों तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।